नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब में। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आज का मुद्दा जो पिछले 24-48 घंटों से उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस मुद्दे ने गर्माहट ला दी है वो मुद्दा है बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स के 300 अफसरों का छापा। 300 अफसर अगर छापा मारने जाएं किसी व्यक्ति के यहाँ, वो व्यक्ति विधायक हो, तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का एक राजनीतिक मायने निकलता है। अकेले लखनऊ के ठिकानों पर 100 से ज्यादा अफसरों ने उमाशंकर सिंह के छापेमारी की। सूत्र बताते हैं कि अब तक 11 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जो है वो उनके ठिकानों से बरामद हुआ है। जो उनकी परिवार की कंपनी है छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस, उसका 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर पता चला है। और कई तरह के और महत्वपूर्ण तथ्य खासतौर पर उमाशंकर सिंह और उनके कारोबार से जुड़े हुए वो आयकर के अधिकारियों को मिले हैं। छापा अभी जारी है। छापा लखनऊ के अलावा मिर्जापुर, सोनभद्र, इसके अलावा चित्रकूट और जो उनका बलिया का ठिकाना है, इन तमाम जगहों पर छापेमारी हुई है। जो कंपनी छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन है वो उनकी पत्नी उसकी डायरेक्टर है, उनका बेटा उसके डायरेक्टर है। और राजनीतिक तौर पर 2012, 17 और 22 का चुनाव जो है वो बीएसपी के टिकट पर उमाशंकर सिंह जीत चुके हैं, विधायक हैं, लेकिन उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही है। कल उनको लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक मंत्री ने भी बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया। वो रिश्तेदार हैं उमाशंकर सिंह से, इसलिए बिफर पड़े और कहा कि कुछ संवेदनहीन नेता और संस्थाओं ने उमाशंकर सिंह के इलाज के लिए जाने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस का भी जो प्रबंध था वो रोक दिया। हालांकि आज उमाशंकर सिंह के बेटे ने इस मामले में एक ट्वीट करके सफाई दी और कहा कि उमाशंकर सिंह कोऑपरेट कर रहे हैं आयकर के अधिकारियों के साथ। और जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी नर्सेज और डॉक्टर्स को लेकर के बात सामने आई है, फिलहाल उनका इस ट्वीट में कहना है कि हमारे गोमती नगर लखनऊ स्थित आवास और ऑफिस पर जो जांच की जा रही है उसमें मेरे माननीय पिता एवं मैं एवं मेरा पूरा परिवार इनकम टैक्स के अधिकारियों को पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि इनकम टैक्स के अधिकारी भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। पिताजी स्वस्थ हैं, अपनी दवाइयां और आराम का ध्यान रखते हुए वो भी इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ये बात जो है वो उनके बेटे हैं यूके सिंह। मेरे साथ हेमंत तिवारी जी, देश के जाने माने पत्रकार, वो भी जुड़ रहे हैं इस विषय पर। हेमंत जी, उमाशंकर सिंह का नाम यूपी की सियासत में 2012 से पहले किस रूप में लिया जाता था, 2012 के बाद किस रूप में लिया जा रहा है, और अब 2022 में वो इकलौते विधायक है बहुजन समाज पार्टी के, मायावती जी के सबसे विश्वस्त लोगों में से एक हैं, सबसे मजबूत और मालदार विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, और अब उनके ऊपर ये शिकंजा कसा जा रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या है? प्रथम दृष्टया तो शुद्ध एक व्यवसायी के यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी है। लेकिन छापेमारी का स्वरूप, उस व्यवसायी की हैसियत, उसके पॉलिटिकल कनेक्शन और खास तौर पे इस विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक बसपा प्रमुख मायावती के बेहद खास ये तो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि मायावती उन पे बहुत भरोसा करती हैं। और मायावती के साथ उनके पॉलिटिकल रिश्तों के अलावा ये जन चर्चा हमेशा रही है कि कुछ व्यावसायिक रिश्ते मतलब कि जैसे आजकल होता है, बड़े बड़े पॉलिटिकोज होते हैं जिनके बड़े पैसे होते हैं, उन पैसे को इन्वेस्ट करने का काम कुछ बड़े ठेकेदार, बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं। और बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स फिर जो है वो बन जाते हैं पॉलिटिशियन। तो फिर ये वाला कनेक्शन, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं, तो दर्जनों नाम अपराधियों है। वाला हाल हो गया, जैसे राजनीति का अपराधीकरण हुआ, वैसे राजनीति का ठेकेदारीकरण भी हो गया। ठेकेदारीकरण जैसे एक ये अभी तो इस पक्ष से एक उदाहरण है। आप संजय सेठ देखिए, राज्यसभा के सदस्य हैं, कुल जी। मिलाकर के बिल्डर रहे हैं, बहुत छोटे से लेकर के बहुत आगे बढ़े। मैं तो उस वक्त तुमको जान रहा हूँ जब वो छोटी सी उनकी दुकान हुआ करती थी। ऐसे ही उमाशंकर सिंह की छोटी सी दुकान हुआ करती थी। स्टूडेंट लाइफ में तभी से इस क्षेत्र में, इस फील्ड में आ गए और छात्र शक्ति कंपनी एक खड़ी की, एक कंपनी बनाई
और छोटे मोटे ठेके से लेकर के आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ठेकेदारों में, इंफ्रा के ठेकेदारों में छात्र शक्ति इंफ्रा की गिनती होती है। पहले छात्र शक्ति थी, छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन, फिर छात्र शक्ति इंफ्रा, जिसके सर्वे सर्वा उमा शंकर सिंह हैं। तो इस तरह के किरदार राजनीति में, व्यवसाय में आमतौर पर मिलते हैं। आपने जो कहा कि अगर आप बाहुबली हैं, आप पहले नेताओं के लिए काम करते हैं, मंत्रियों के लिए काम करते हैं, राजनीतिक दिग्गजों के लिए काम करते हैं, और फिर आप जब बाहुबल के साथ ही धनबल भी आप पास आ जाता है, तब आप शिफ्ट होते हैं कि जब हम किसी को नेता बना सकते हैं, उसके लिए काम करके चुनाव जिता सकते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं जीत सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति इस तरह के दर्जनों, बीसों, पच्चीसों उदाहरण से भरी हुई है। और आज से नहीं, 80 के दशक के बाद से आप देखें तो इस तरह के करेक्टर्स लगातार बढ़े, और 90 के बाद तो लगातार बढ़ते ही गए हैं। ऐसे ही जो बड़े ठेकेदार हैं, उनकी भी राजनीतिक अभिलाषा होती है। अब जब राजनीतिक अभिलाषा होती है, राजनीति में आते हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट्स, कनेक्शंस बढ़ जाते हैं। बात हम लोग कर रहे हैं उमा शंकर सिंह की। इस जाहिर सी बात है, उमा शंकर सिंह की तबीयत ठीक नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका में लंबे समय तक इलाज के बाद लौटे हैं, और अभी भी उनके घर पर बाकायदा एक पैरामेडिकल स्टाफ रहता है जो उनकी देख देख रेख रेख। करता है। और इस बात का भी जिक्र जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने किया था अपने भावुक आ, प्रतिक्रिया में। मतलब कल तो वो बिफर पड़े थे, मतलब इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे थे और लगातार अब एजेंसी पर सवाल उठा रहे थे। वो कुछ ये भी कह रहे थे कि भाई कुछ लोग, कुछ व्यक्ति, कुछ संवेदनहीन राजनेता इस तरीके का नहीं करना चाहिए अगर कोई बीमार है तो। और यही बात कमोबेश मायावती भी, जब उनका भी ट्वीट आया तो उन्होंने भी कमोबेश यही बात कही। उन्होंने कहा कि भाई बीमार थे, बाद में उनसे पूछताछ कर लेते। और फिर उन्होंने तो उदाहरण दे दिया कि भाई इनकी कभी कोई मेरे पास शिकायत नहीं आई, ना कोई गलत काम उन्होंने किया, और अगर कोई शिकायत आई थी तो उनके ठीक होने के बाद उसकी जांच पड़ताल हो जाती। लेकिन ये टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है हेमंत जी, तब जब मायावती नए सिरे से अपने पॉलिटिकल कार्डर को तैयार कर रही हैं, तब जब वो लगातार पूरे अपने तंत्र को स्ट्रेंथन कर रही हैं, वो ब्राह्मणों को, सवर्णों को जोड़ने की बात कर रही हैं, वो यूजीसी के मामले पर बहुत सॉफ्ट स्टेप ले रही है, बहुत हार्ड स्टेप नहीं ले रही है। और इस तरह से अगर मुद्दे तलाश रही है, वो उम्मीदवार भी घोषित करती हैं, तो पहला ब्राह्मण उम्मीदवार घोषित कर दिया उन्होंने कल। तो इस तरीके से जो जेस्चर पॉलिटिकली उनकी सक्रियता का वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं उस पर ये लगाम लगाने वाला स्टेप तो नहीं था। देखिए, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस दृष्टि से इस पूरे विषय को देख नहीं पा रहा हूँ। हालांकि साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि राजनीति में कभी भी किसी संभावना से, किसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी संजोग है कि कल इन्होंने पहला कैंडिडेट, वो भी माधवगढ़ जालौन से ब्राह्मण कैंडिडेट डिक्लेयर किया, और कल ही ये पूरी छापेमारी होने लगी उनके। 300, उन्होंने 300 इकलौता अफसर ब्राह्मण हेमंत जी, कैंडिडेट 300 अफसर, मतलब ये यूपी के इतिहास के कुछ बड़े छापों में से एक माना जाएगा। 300 आईटी के अफसर किसी के घर अगर पहुंच जाएं और उसका बंगला खंगाल दें, उसके दफ्तर खंगाल दें, तो कोई छोटा इनपुट तो नहीं रहा होगा। देखिए, इसके दो पक्ष हैं। पहले तो मैं पॉलिटिकल, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम बता दें। ब्राह्मणों के प्रति मायावती का जो रवैया इधर पिछले कुछ दिनों से देखा गया है, जब से ब्राह्मण विषय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एकदम से एकदम से उबाल पर आया है। उन्होंने बहुत सॉफ्ट अपना संदेश दिया है, अपनी प्रतिक्रियाएं ऐसी दी हैं जिसमें सीधे सीधे ब्राह्मणों के प्रति उनका लगाव ठीक उसी लाइन पर दिख रहा है, जो लाइन उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार सोशल इंजीनियरिंग करते वक्त उन्होंने पकड़ी थी, साल 2006-7 में। और साल 2007 में उसके सुपरिणाम उनको प्राप्त हुए थे। लेकिन मायावती उस वक्त भी बहुत क्लियर थी। मायावती की एक खासियत है कि ब्राह्मणों ने साथ दिया तो मायावती ने उसको पब्लिकली एक्नॉलेज किया, पब्लिकली
पब्लिकली एंडोर्स किया, कहा कि ब्राह्मणों ने हमारा साथ दिया है। आमतौर पर ब्राह्मण लगातार जिसका साथ देते हैं वो कभी ये बात खुल के नहीं कहता है कि ब्राह्मणों ने हमारा साथ दिया। ये बात थोड़ी सी अपील करने वाली है मायावती के प्रति पॉजिटिवली। और इस वक्त जब ये सामान्य सी बात है कि ब्राह्मण नाराज चल रहा है, कई ऐसे घटनाक्रम बहुत कम समय के भीतर हो गए जिससे एक ऐसा वातावरण बन गया कि ब्राह्मणों में नाराजगी की बात सार्वजनिक होने लगी। तो ये बात सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके कुछ फैसले, चाहे यूजीसी का फैसला हो, उससे इतनी प्रतिक्रियाएं आई। और वो एक फिल्म उसी समय में आ गई, आके घी काम कर गई, घूसखोर पंडित। घूसखोर पंडित। और फिर ब्राह्मण विधायकों की बैठक, ये सब कुछ इतना तेजी तेजी से हुआ कि ब्राह्मणों की नाराजगी की बात एकदम से सामान्य हो गई। और नाराजगी देखी गई, नाराजगी इस वक्त है भी, ये असलियत है, नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी जरूर इसका कोई उपाय ढूंढ रही होगी। ऐसे में मायावती का स्टैंड वो ब्राह्मणों को लुभाने वाला है। तो राजनीति में लुभाने के काम तो सब करते हैं, और खास तौर से मायावती के लिए ये जरूरी हो गया क्योंकि इस वक्त उनकी जो पॉलिटिकल स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है। बसपा के स्थापना काल के बाद से अगर सबसे खराब स्थिति में वो चली कहीं कभी पहुंची है तो वो ये जो अभी आज का अद्यतन काल चल रहा है वो वही है भारत बहुजन समाज पार्टी के लिए, मायावती के लिए। तो मायावती इस वक्त सियासत के सबसे कमजोर गर्दिश पल। वाले दिनों में है। तो जाहिर सी बात है वो ब्राह्मणों को या ऐसी जातियों जाति समूहों को प्रभावित करने के सारे उपाय करेंगे। लेकिन अब दूसरे पक्ष पर ये जो मैं कहना चाहता था, उमा शंकर सिंह छात्र शक्ति इंफ्रा के सर्वे सर्वा, बसपा के अकेले विधायक। लेकिन अब वो उमा शंकर सिंह नहीं है जो पहले होते थे। उमा शंकर सिंह के कामकाज का दायरा, उमा शंकर सिंह के व्यवसाय का दायरा बढ़ गया। और इस बात की भी चर्चाएं बहुत बार होती रही हैं कि अब उमा शंकर सिंह खाली मायावती तक नहीं सीमित रह गए। ठीक है, पॉलिटिकली वहीं वहीं से जुड़े हैं, उनके अकेले विधायक हैं, लेकिन उनके व्यावसायिक रिश्ते और भी स्थानों पर और भी बड़े केंद्रों पर पहुंच गए। मतलब राजनेता और ठेकेदार, राजनेता बिल्डर, राजनेता व्यवसायी, इसके रिश्ते जो हमारी हिंदुस्तान में आज की तारीख में समझे जाते हैं कि अगर राजनेता अगर कोई बड़ा व्यवसायी है तो बहुत से राजनेता जिनके पास नंबर 2 का पैसा आता है या आय से अधिक पैसा आता है अन्य स्रोतों से, उस पैसे को खपाने का काम करते हैं। इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े बिल्डर, नहीं, पर एक बड़े आंकड़ा बड़े उद्यमी। एक आंकड़ा हेमंत जी आता है जी 2012 में, जो है वो करीब करीब 12-15 करोड़ रुपए संपत्ति रहती है इनकी, उमा शंकर सिंह की। 2017 में वो बढ़ के 40 करोड़ हो जाती है। 2022 में वो बढ़ के 54 करोड़ हो जाती है। और 23-24 में उनकी कंपनी जो छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन इंफ्रा इंफ्रा कंस्ट्रक्शन है, उसका टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। 250 से ज्यादा डंपर हैं इस आदमी के, 150 ज्यादा पोकलैंड और दूसरे तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, 3-3 4-4 पेट्रोल पंप हैं। ये एक जो बड़ा आर्थिक साम्राज्य उमा शंकर सिंह ने खड़ा किया है, जिसकी जांच यूपी की सरकार कर रही है। ऑलरेडी यूपी की विजिलेंस उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच कर रही है, और इसके लिए बाकायदा बलिया, लखनऊ, बनारस, तमाम सारे जगहों के जो रजिस्ट्रार हैं, सब रजिस्ट्रार हैं, उनसे उनकी संपत्तियों का ब्यौरा भी तलब किया गया। और जांच भी लगभग अंतिम दौर में है, लेकिन कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में बहुत सारा मैनेजमेंट चलता है। जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है, लेकिन विजिलेंस ने लगभग जांच उनकी पूरी कर ली। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि ये शिकंजा या अंकुश ये लखनऊ से होगा, ये अंकुश लखनऊ से होने के बजाय दिल्ली से होगा। तो इसलिए इसके पॉलिटिकल मायने निकाले जा रहे हैं कि अब साल भर चुनाव के अंदर बचा है, और बीएसपी के इकलौते खास तौर पर उस इलाके में जीत करके आने वाले अपने दम पर विधायकों में उमा शंकर सिंह हैं। ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन
ये जो पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया गया, एक बड़ी आर्थिक शक्ति तो है ही उमाशंकर सिंह, चाहे वो बीएसपी के लिए एक आर्थिक स्रोत हो, शक्ति हो, या फिर उन तमाम लोगों के लिए जो उनसे जुड़े हुए हो, राजनीतिक तौर पर, गैर राजनीतिक तौर पर, कुछ राजनेता और कुछ ब्यूरोक्रेट। देखिए अवनीश जी, पहली बात तो यह कि आप स्वयं जानते हैं उमा शंकर सिंह को फर्श से अर्श तक पहुंचने की उनकी जो कहानी है हम्म। वो बहुत ज्यादा ग्लैमरस नहीं है। हम्म। लेकिन उमा शंकर सिंह का स्वयं का जो आचरण और व्यवहार है, लोगों से जो संपर्क संबंध है, वो इतने मधुर हैं, इतने तमीज वाले हैं कि हर व्यक्ति उमा शंकर सिंह को पसंद करता है। आप पर भी या किसी पर भी मेरा दावा है कि उमा शंकर के व्यवहार का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, कभी लगता नहीं कि उमा शंकर इतने पैसे या इतने बड़े बिजनेस वाले या इतने बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। वो सबसे, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, मैं तो जो देखता हूँ इतने साल से विधानसभा में, विधानसभा के बाहर, कुमार शंकर सिंह भाजपा के भी बड़े नेताओं से उतने अच्छे से मिलते हैं और बताया जाता है कि उनके प्रिय हैं, जितना है वो और दूसरी पार्टियों के नेताओं से मिलते हैं। एक कुछ दिनों पहले 2012 से दयाशंकर सिंह से 17 खूब खटपट उनकी हुई थी, और उसकी बड़ी चर्चा हुई, अगर आपको याद हो, कि पीडब्ल्यूडी के कुछ खूब कामों मुझे में याद उसके है, श्रेय को लेकर के दयाशंकर खूब याद सिंह है। से काफी खटपट हुई बलिया में, और एक दूसरे की वो हैसियत और देख लेने की बात भी हुई। असल में वो तो बलिया की स्थानीय राजनीति का एक मसला था, जिसके नाते ये सब चीज हुई, दोनों क्षत्रिय नेताओं के बीच में काफी तनातनी का वातावरण रहा। लेकिन उमाशंकर का स्वभाव जो मैं बता रहा हूँ इस प्रकार का है, तो हर जगह सबसे के साथ नहीं नहीं, उठते आप बैठते बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं। मुझे दो याद है दो 2012 से 17 में जब उनका लोकायुक्त का मामला चल रहा था, मेरा खुद जी। का दफ्तर और उनका घर दोनों अगल बगल थे, और जिस आदमी का घर बगल में हो, और दरवाजे के बाहर निकल के हम लोग लाइव शोज किया करते थे कि भाई बीएसपी का एक विधायक है, आ, इसने जो है ठेकेदारी कर ली, अपना फर्म बना लिया, विधायक भी है, लिहाजा कंप्लेन हो गई है लोकायुक्त में, बस सदस्यता चली जाएगी, जांच आगे बढ़ गई, नोटिस हो गई, और ये सारे लाइव हम बाहर से ही खड़े होकर के देते थे। उमाशंकर बगल से गाड़ी में बैठते थे, निकल जाते थे नमस्ते करते हुए, कभी उन्होंने टोका नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। तो आचरण वाली बात तो मैं भी मानता हूं कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, और सबसे उनके मधुर संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दिखाई पड़ता है। जो बात है, मैं एक आपने और एक बात बहुत जो एक हेडलाइन बात आपने आपसे थोड़ी देर पहले कही। आपने कहा कि मायावती जी का ब्राह्मण प्रेम, हाँ, मायावती जी का बढ़ता हुआ ब्राह्मण प्रेम मायावती जी के ठाकुर विधायक पर भारी पड़ गया। संभव है, संभव है। इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। राजनीति है, राजनीति में आजकल जिस तरीके की राजनीति होती है, जिस तरीके के खींचतान, और खास तौर से जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उन पे जिस तरीके के आरोप अपोजिशन पिछले कुछ सालों से लगा रहा है, उन हालातों को देख करके लगता है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो कंट्राडिक्टरी लगती है। बात यह है कि मायावती के बारे में ऑलरेडी कहा जाता है कि वो आज से नहीं, पिछले कुछ सालों से सरेंडर्ड है। वो अपने जो खुद के हालात हैं उन हालातों के मद्देनजर वो सरेंडर्ड है सत्ताधीशों के सामने या भाजपा के सामने। अपोजिशन लगातार उनको भाजपा के बी टीम होने का आरोप लगाता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्राह्मणों पर उनकी जो आसक्ति इधर दिखी है, उनका जो प्रेम ज्यादा बढ़ा दिखा है, वो एक वजह हो सकती है अरे कि लेकिन उनको लेकिन उन उनका पर थोड़ा प्रेम सा। ब्राह्मण नेता के प्रति है, तो छापा सतीश मिश्रा के यहाँ पड़ना चाहिए था, छापा पड़ गया उनके ठाकुर नेता के यहाँ। ये थोड़ा सा कौतूहल वाला विषय है ना। नहीं, इसमें एक एक बात जो मेरी मेरी जानकारी में है, मैं बताना चाहूंगा आपको, सुनिएगा। ये भी महत्वपूर्ण विषय है। हेलो। जी जी जी, आ रही है आवाज। ये महत्वपूर्ण विषय है। खबर ये है कि माँ, इधर जो छात्र शक्ति इंफ्रा इनकी कंपनी है, जी। जो अभी तक लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाले ज्यादातर ठेके पट्टे के काम कर रही थी। अ, देखा, पहले कंपनी का नाम खाली छात्र शक्ति था, छात्र शक्ति के बाद इंफ्रा इसमें जुटा, और अब ये खबर ये थी कि ये छात्र शक्ति इंफ्रा के बड़े कामों में उतरने
की तैयारी कर रही थी। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो है एक्सप्रेसवेज और एक्सप्रेसवेज को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवेज का काम बड़े पैमाने पर आ रहा है और है सामने, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हिस्सा लेती हैं उसकी बिड में। और इलेक्शन ईयर है, अक्टूबर तक काम खत्म करना है, नवंबर तक काम खत्म करना है आचार संहिता के पहले। तो ऐसे में एक आध बिड में बताया गया है कि छात्र शक्ति भी शामिल हुई। तो जाहिर सी बात है, जब ये कंपनी बड़े बड़े जो धुरंधर हैं, जो बड़े खिलाड़ी देश के हैं एक्सप्रेसवेज और सड़क निर्माण के कार्य में, उनमें जब इसका दखल होगा तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब तो सबके बड़े बड़े हाथ हैं, जो कंपनियां, जितनी बड़ी कंपनी है, L&T से लेकर के और अडानी की कंपनी से लेकर के बहुत से ऐसे हैं बड़े बड़े बिडर्स हैं। एक कारण ये भी समझा जा रहा है कि कारण हो सकता है, लेकिन जो लोगों की निगाह पहुंच रही है उसी लिहाज से उसमें मायावती एक बड़ा किरदार कही जा रही हैं। क्योंकि ये बात तो सही है, छात्र शक्ति इतनी बड़ी कंपनी तो नहीं हो गई थी कि 300-300 IT अफसर्स एक साथ उस पर छापा डालें। जब इतने बड़े पैमाने पर छापा पड़ता है कभी भी इनकम टैक्स का या अन्य एजेंसियों का, खास तौर से इनकम टैक्स का, तो ये माना जाता है आज के दौर में, इधर कुछ सालों में, कि कुछ न कुछ इसका एक नहीं, मजेदार बात आपको पॉलिटिकल बताता एंगल हूँ कि होगा। मतलब ये जो छापा पड़ा, इसमें दो तीन जो प्रमुख, जो दर्शकों को जानना चाहिए, वो जो प्रमुख विषय रहा, उसमें एक विषय ये था कि उमा शंकर सिंह ने जो छापेमारी की, उमा शंकर सिंह के यहाँ जो छापेमारी हुई, उसमें जो उनके दफ्तर या प्लांट, इन सब जगहों पर जो शादी बारात में जो स्टिकर लगा करके गाड़ियां जाती हैं, वो गाड़ियां वहां पर गई। उन पर बारात के, शादी ब्याह के जो स्टिकर्स लगते हैं, वेट्स इन, या ये फैमिली, या इनकी शादी इनसे, ऐसे करके जो स्टिकर्स बनते हैं, वो स्टिकर्स लगी हुई गाड़ियां थी। इसका मतलब इतनी बल्क में एक साथ टीमें गई हैं कि बहुत सारे लोकल स्टाफ को भी बचाने बताने से या उसमें इन्वॉल्व करने से इनकम टैक्स की टीमें बची हैं। और अफसरों को भी बहुत हद तक, जब आधे रास्ते में रहे, जैसे सिनेमा में कई बार दिखाता है, तो उनको भी पहले लोकेशंस क्लियर नहीं की गई और उसके बाद उस तरीके से छापेमारी, और जो छापेमारी हुई उसमें उनके जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह हैं, उनके CCTV फुटेज जो है उनके घर की, वो सब भी इनकम टैक्स के लोगों ने अपने पोजीशन में लिया है, पूछताछ की है। पैसे तो जो उनकी माली हैसियत है उस हिसाब से 11 करोड़, 11.5 करोड़ रुपए कैश उनके यहाँ से मिला है, चूंकि उनका व्यापार बहुत बड़ा है, खनन का, ठेकेदारी का। तो इसमें काफी सारा पैसा कैश में वैसे भी रहता है, उनके बिजनेस सेंटर्स पर, आवासों पर, क्योंकि बहुत सारा काम कैश में होता है। तो 11 साढ़े 11 करोड़ रुपया कैश मिला है। और जो टैक्स चोरी की बात कही जा रही है, वो कहा जा रहा है कि करीब 1,000 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का मामला है ये। अब ये टैक्स चोरी कैसे, क्योंकि अभी आपको याद होगा हेमंत जी, 2025 अगस्त में एक CAG की ऑडिट रिपोर्ट आई थी, और उस ऑडिट रिपोर्ट में भी सोनभद्र में हुए खनन के मामलों में जो ये कंपनी है उमाशंकर सिंह के परिवार की, उस कंपनी पर रेवेन्यू लॉसेस को लेकर के बड़ा आरोप CAG ने लगाया था। और ये लगाया था कि बड़े पैमाने पर जो है वो ऐसा खनन हुआ, जिस, और खनन काफी हुआ, लेकिन उसकी जो रॉयल्टी भरी गई वो बहुत कम जो है वो भरी गई, और उसका नतीजा हुआ कि सरकार को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। तो एक ये भी मसला था जिसमें करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस जो है वो दिखाया गया। अब रही बाकी सारी बात की, जो कनेक्शन है, जो जिस तरीके का सारा कुछ है, वो जरूर एक चैलेंज है। लेकिन हाँ, ये मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये बात आखिरी तक लोगों को, जब तक एक एक परत इसकी नहीं उधर जाएगी, उतर जाएगी, तब तक ये बात जरूर एक मन में रहेगी कि क्या दूसरी बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं की तरह उमाशंकर सिंह भी इन छापों के बाद या इन परिस्थितियों के बाद, जैसे पॉलिटिकल सरेंडर बहुत सारे नेताओं ने किया, बड़े बड़े नेताओं ने, आपको पूर्वी भारत से लेकर के और पश्चिमी भारत तक हमने बहुत सारे किरदार देखे और बहुत ताकतवर नेता देखे। आपके प्रिय मुंबई में भी बहुत नेता देखे, पाला बदल लिया बहुत लोगों ने,
बीजेपी की तरफ चले गए, तब कांग्रेस का दौर था तो कांग्रेस की तरफ चले गए। ये छापेमारी उमाशंकर सिंह और बीएसपी पर इतनी भारी तो नहीं पड़ जाएगी? नहीं, ऐसा कैसे संभव है उन्नीस जी? बीएसपी एक अभी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। मायावती की सीटें न हो, लेकिन मायावती की हैसियत खत्म नहीं हो गई है। और खाली अरे सर, वो तो उमाशंकर आप सिंह भी एक जानते हैं कि विधायक को। चुनाव आयोग और बीजेपी अगर नियमों को सख्त तरीके से लागू करने पर आमादा हो जाए तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो बीएसपी का कब का छीन जाए, क्योंकि जो क्राइटेरिया है लिमिटेड, वो क्राइटेरिया तो पार्टी पूरा करती नहीं है। हम्म, वो बात सही है, लेकिन मेरी ये क्यों ऐसा ऐसा क्यों है? मतलब जो भाजपा की सरकार या उससे जुड़ा तंत्र या उससे जुड़ा कहा जाने वाला तंत्र अगर उनको ये शिथिलता दे सकता है, ये सहूलियत दे सकता है, तो उन पर क्यों अटैक करेगा? नंबर एक बात। नंबर दो बात कि उमाशंकर सिंह को जाति तौर पर एक विधायक के तौर पर तोड़ने से कोई फायदा किसको मिलेगा? भाई, फायदा तो भाजपा या उससे जुड़े विषय को तो केंद्र की एजेंसी है। और भाजपा की केंद्र की सरकार पर ही हमेशा आरोप लगता रहा है कि इन्होंने अपोजिशन को ध्वस्त करने के लिए इनकम टैक्स इस तरह की एजेंसीज का सहारा लिया। यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति उमाशंकर सिंह पे बनती नहीं है। बीएसपी को अपने पाले में करने से भारतीय जनता पार्टी का कोई भला नहीं होने वाला है। तो ये सब बातें नहीं, लेकिन एक बात और है जो मेरे मन में बार बार आती है कि उमाशंकर के बहाने आखिर किस पर निशाना लगाने की कोशिश की गई? नंबर एक। नंबर दो, अगर खनन के काम में बहुत लंबा मुनाफा कमाया है या सरकारी राजस्व का नुकसान किया है जिसका उल्लेख सीएजी की रिपोर्ट में है, तो एक बड़ा आधार हो सकता है। तो किसके जरिए कमाया? किसके जरिए कमाया? आप कृपया इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसको डिकोड करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां तो हैं कि आखिर किसका ऐसा पैसा था जो उमाशंकर सिंह के कामों में, उनके कंस्ट्रक्शन के कामों में, ठेकेदारी के काम में रोपा गया, डाला गया, पंप किया गया, जिसको खोलने की जरूरत महसूस केंद्रीय की एजेंसियों गई? को पड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरीके की छापामारी की गई। बताइए, ये तो छापामारी इनकम टैक्स की ठीक उसी तरीके से हो गई जैसे बहुत बार पुलिस वाले बारात रात का पूरा ड्रामा करके, एक जमाने में, अब तो नहीं, अब तो बदल गया सिस्टम, पूरी बारात लेकर के जाते थे, उसमें बारातियों के कपड़े पहना करके, दूल्हा बना करके, और गदुआ के बैंड बाजा एनकाउंटर की लेकर के कहानी जाते थे। कमोबेश ऐसी ही है। भेष एनकाउंटर बदल कर कमा, और लुंगी यही पहन कर नहीं, बनिया। कुछ माफिया तो उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो पुलिस वाला बन करके ही कई गाड़ियां आपराधिक घटनाओं ले को करके, अंजाम दे उसमें दिया। पुलिस की वर्दी डाल करके, और वो किसी जिले की जेल के दरवाजे तक पहुंच जाया करते थे, या ऐसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। इसका मतलब अगर इतना फूल प्रूफ तैयारी थी, तो इसके पीछे कोई फूल प्रूफ बड़ा कारण भी होगा। अब ये कारण क्या हो सकता है, हम आप खाली इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी तो अभी मिल नहीं सकती। दूसरी बात, जब इनकम टैक्स के छापे के समस्त परिणाम सामने आएंगे, समस्त परिणाम, आप समझ रहे हैं ना? अभी हम्म। तो खाली हमारे पास है कि हमको इतना मिल गया, इतना मिल गया, 10 करोड़, 12 करोड़, 11 करोड़ कैश मिल गया। तब और भी चीजें चर्चा में आएंगी। लेकिन ये सही है कि जो चर्चाएं चल रही हैं, जो कॉमन आदमी है, सामान्य सा व्यक्ति है, उसको लगता है कि बहन जी को प्रताड़ित करने के लिए, बहन जी को टाइट करने के लिए, बहन जी को काबू में करने के लिए इस तरह की छापेमारी की गई, क्योंकि बहन जी की पार्टी का अकेला विधायक वो है। यह सामान्य परसेप्शन है। तौर पर एक परसेप्शन है, लेकिन ये आवश्यक है। मैं इसकी पूरी संभावना नहीं गिनता हूँ। बहुत से कारण हैं, बहुत से कारण हैं, लेकिन ये तय है कि उमा शंकर के पीछे, उमा शंकर सिंह के व्यावसायिक कार्यों में
किसी राजनेता का, किसी मंत्री का, किसी व्यक्ति का, किसी बड़े आदमी का अगर धन रोपा गया है, तो उसको भी राइट टाइम करने के लिए या निशाने पे लेने का एक कारण हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। वो कोई भी हो सकता है, भाजपा का भी कोई मंत्री हो सकता है जिसके पास बड़ी कमाई हो, उसने लगा दिया होगा। उमाशंकर भाई जरा देखते रहिएगा, क्योंकि व्यवसाय के मामले में उमाशंकर सिंह खाली बसपा के नहीं है, वो ऑल पार्टी फ्रेंड है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स के आपने भी देखा पैसे हो होगा सकते हैं क्या? जी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के भी पैसे हो सकते हैं क्या? संभव है, संभव है, संभव है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उमाशंकर सिंह अलग किस्म के व्यक्ति हैं, सबसे बहुत मोहब्बत से मिलते हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं। तो अगर मुझे लगता है उनकी कि उनके ब्यूरोक्रेटिक रिलेशनशिप की भी पड़ताल जरूर एजेंसी कर रही होगी, किन किन अफसरों से, किन किन लोगों से उनकी बहुत नजदीकी है। कि नौकरशाही में तो उमा शंकर सिंह ब्लू आइट बॉय हैं, उनको बड़ा पसंद किया जाता है। नौकरशाही में भी, राजनीति में भी, और ऐसा नहीं है, जनता में भी, जनता में भी। अगर उमाशंकर सिंह विधायक हैं, एकमात्र विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के, तो उमाशंकर सिंह रसड़ा में बहुजन समाज पार्टी की नाते जीत के नहीं आए। उमाशंकर सिंह का अपनी कंस्टिट्यूंसी में खुद का इतना रसूख है कि अगर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने तो भी जीत सकते हैं, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो उनको बहुत अच्छा मानता है, उसको सहानुभूति भी है, जी। उसको इस पूरे घटनाक्रम से सहानुभूति भी है। लेकिन भाई ये तो सब इनकम टैक्स वगैरह सारी सब सरकारी सिस्टम बिल्कुल है, सर। और उसका उल्लंघन अगर किया होगा तो उनके खिलाफ जो कुछ होता बहुत होगा विधि अनुसार बहुत बहुत वो धन्यवाद कार्रवाई सर। आज होगी। की चर्चा में अब समय इतना ही है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी छापेमारी हो रही है इस पर निगाह हम सभी की है। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि मायावती जी का ब्राह्मण प्रेम उमड़ा और उनके ठाकुर नेता के यहाँ छापेमारी हो गई? अब उन नौकरशाहों की सूची भी तलाशी जाने लगी जिनसे उमा शंकर सिंह के करीबी रिश्ते हैं। उन तमाम लोगों की भी कुंडलियां खंगाली जाने लगी जिनके उनकी कंपनी के साथ लेन देन है। क्या कुछ सामने